नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास के अंदर अपन देखने वाले हैं जो मॉक टेस्ट नंबर आपका 90 है उसके सॉल्यूशंस। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे इसके अंदर। पहला हमारा क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है, कौन सा कथन है वो गलत है, आपका असत्य है। तो पहला है कि पश्चिमी घाट की ऊंचाई पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक है। बिल्कुल सही बात है। वैसे आपको पता था ना पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कौन से आपके पर्वत हैं। अगर आप देखोगे इंडिया का मैप देखोगे नीचे से, अगर आप इंडिया का मैप देखो दक्षिण भारत का, प्रायद्वीपीय भारत का, तो उसमें दोस्तों ये वाले इस तरफ ये जो पहाड़ हैं आपके इधर पश्चिमी तटीय मैदान पर, ये तो है आपके पश्चिमी घाट, और इधर की तरफ ये जो पहाड़ हैं आपके, ये कौन से पहाड़ है? ये है आपके पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ। क्लियर है? और इन दोनों को ऊपर से यहाँ से जोड़ती है ये पहाड़ियाँ हैं आपकी कौन सी? ये जो ऊपर से यहाँ पे जो पहाड़ियाँ जोड़ रही है ना, ये ग्रीन कलर की जो मैंने बनाई, ये ग्रीन कलर शायद आपको उसमें दिखे ना, ये वाइट कलर से बनाता है। ये ऊपर से जो ये पहाड़ियाँ यहाँ जोड़ रही है, ये खास करके यहाँ पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को, ज़्यादातर तमिलनाडु के अंदर, इन पहाड़ियों का नाम है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? ये है आपकी नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, कौन सी पहाड़ियाँ हैं आपकी? ये है आपकी नीलगिरी की पहाड़ियाँ। डन। और उसके नीचे की तरफ अगर अपन देखें, नीचे की तरफ अगर अपन आए तो मैं आपको इस पिंक से दिखाता हूँ। ये पश्चिमी घाट के इधर की तरफ नीचे की तरफ जो पहाड़ियाँ हैं, इसका नाम है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? इसका नाम है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। ठीक है, कौन सी पहाड़ियाँ आपकी? अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। और ये आपका पश्चिमी घाट और ये आपकी पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ। तो आपको हमेशा इतना आपने पढ़ा होगा, जो पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं इनकी औसतन ऊंचाई लगभग 900 मीटर के समथिंग है, जबकि इधर पूर्वी घाट की पहाड़ियों की औसतन ऊंचाई लगभग 600 मीटर के आसपास है। तो ये ज्यादा ऊंची है। कौन सी? पश्चिमी घाट की पहाड़ियां ज्यादा ऊंची है। तो ये स्टेटमेंट एकदम परफेक्ट है, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। अगला, पश्चिमी घाट का विस्तार सतत है जबकि पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है। बिल्कुल एकदम सही बात है, सामने से दिख रहा है। सतत का मतलब यहां पर क्या है दोस्तों? देखो, पश्चिमी घाट की पहाड़ियां एकदम कॉन्टिन्यू है, ये बीच में कटी फटी नहीं है, जबकि पूर्वी घाट की पहाड़ियां कॉन्टिन्यू नहीं है। सतत का मतलब होता है कॉन्टिन्यू, तो ये कॉन्टिन्यू नहीं है। देख रहे हो ना, देखो मैंने खुद ने पहले से क्या बनाया, गैप बनाया। ऐसा क्यों? ऐसा यूं क्योंकि दोस्तों अपन देखेंगे ज्यादातर जो प्रायद्वीपीय भारत में नदियां बनती है वो पूर्वी घाट से, सॉरी पश्चिमी घाट से यहां से बनती है और यहां से बहकर और फिर इधर बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो जाने से पहले इन पूर्वी घाट के पहाड़ों को काट कर जाती है ना, काट कर जाती हैं। तो ये फिर पहाड़ियां क्या है दोस्तों? ये पहाड़ियों के बीच से काट कर जाएंगी, तो ये पहाड़ियां रेगुलर सतत कॉन्टिन्यू नहीं है। तो याद रखना, एक तो पश्चिमी घाट की पहाड़ियां पूर्वी घाट से क्या है? ऊंची है। दूसरा, ये कॉन्टिन्यू पहाड़ियां हैं जबकि ये कॉन्टिन्यू पहाड़ियां नहीं है, बीच बीच में इनके क्या है? गैप है। ठीक है, उसके अलावा ऊटी अन्नामलाई पर्वतमाला में स्थित एक महत्वपूर्ण हिल स्टेशन नहीं, ये एकदम गलत बात है। कैसे? ऊटी दोस्तों अन्नामलाई में नहीं है, ऊटी एक्चुअल में नीलगिरी की पहाड़ियों में, जो मैंने अभी आपको दोस्तों बताई है, जो आपको मैंने अभी बताई है, ये जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, इसी नीलगिरी की पहाड़ियों का वो हिस्सा जो कि कहां पर है दोस्तों? तमिलनाडु में। इसी नीलगिरी की पहाड़ियों का वो हिस्सा दोस्तों जो कि कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर है। और तमिलनाडु में ही दोस्तों एक फेमस हिल स्टेशन है जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है ऊटी। जिसका नाम क्या है दोस्तों? जिसका नाम है ऊटी। क्या नाम है जिसका? जिसका नाम है ऊटी दोस्तों। ठीक है, तो ऊटी है वो तमिलनाडु में, और कहां पर है? नीलगिरी की पहाड़ी में, अन्नामलाई की पहाड़ी में। अन्नामलाई की पहाड़ियां तो नीचे रह जाती है। तो ये स्टेटमेंट दोस्तों क्या था आपका? यही स्टेटमेंट गलत है। और अगला है पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जिंदागाड़ा। बिल्कुल एकदम सही है। पूर्वी घाट है ना दोस्तों, ये जो पूर्वी घाट है, इस पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो दोस्तों इस आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ती है, जिंदागाड़ा। बिल्कुल एकदम सही। तो बाकी सारे स्टेटमेंट सही है, सिर्फ यही स्टेटमेंट गलत था दोस्तों। कौन सा? ऊटी अन्नामलाई में नहीं है। ऊटी किसमें दोस्तों? नीलगिरी की पहाड़ियों के अंदर है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों। उत्तर क्या हो जाएगा? ऊटी अन्नामलाई में नहीं है दोस्तों। ऊटी कहां पर है? ऊटी नीलगिरी की पहाड़ियों में। तो यही स्टेटमेंट गलत था और ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर, क्योंकि हमें असत्य कथन ही देखना था। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो। 1930 में दोस्तों जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी महात्मा गांधी ने, वो कहां से शुरुआत की थी? है ना, वो शुरुआत कहां से की थी अगर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों ये जो महात्मा गांधी ने इसकी शुरुआत की थी, ये एक्चुअल में अपने को अपने बचपन से अच्छे से पढ़ा है दोस्तों। गांधी जी ने दोस्तों जो दांडी यात्रा की थी, सविनय अवज्ञा मतलब सविनय मतलब विनम्रता के साथ, अवज्ञा मतलब आपकी आज्ञा को ना मानना, ऐसा आंदोलन करना। तो दोस्तों नमक पर जो टैक्स वगैरह लगते थे उन कानूनों का विरोध करते हुए विनम्रता पूर्वक गांधी जी ने एक यात्रा निकाली थी, और जिसको अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, किसके नाम से? दांडी यात्रा के नाम से। क्यों पढ़ते दांडी यात्रा? क्योंकि दोस्तों गांधी जी ने एक यात्रा निकाली थी। कब? एग्जैक्ट डेट भी कई बार पूछी जाती है। 12 मार्च 1930 को। कहां से? तो गांधी जी ने इस यात्रा को शुरू किया साबरमती से। कहां से शुरू किया? साबरमती से। साबरमती जो कि कहां पर पड़ता है दोस्तों? गांधीनगर में। साबरमती आश्रम जो कि कहां पड़ता है? गांधीनगर में पड़ता है। वहां से इस यात्रा को शुरू किया और करते 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 6 अप्रैल 19
1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानूनों को दोस्तों क्या किया, तोड़ा। तो कहां पहुंचे, समुद्र के किनारे एक जगह पड़ती है दांडी। दांडी वर्तमान में अगर पूछे गुजरात के किस जिले के अंदर है, तो नवसारी जिले में। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि वर्तमान में दांडी गुजरात के किस जिले के अंदर है, तो नवसारी जिले के अंदर। वहां जाकर दोस्तों गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था और यही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को कहां से की थी, साबरमती से की थी, साबरमती आश्रम से। तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा साबरमती आश्रम। और यात्रा कहां पर जाकर इनकी पूरी हुई थी, तो वो हुई थी दांडी में जाकर। ठीक है, कब, 6 अप्रैल 1930 को जाकर उन्होंने कानून तोड़ा था। 5 अप्रैल को समथिंग पहुंच गए थे, कानून तोड़ा 6 अप्रैल को जाकर। इसी को दांडी यात्रा के नाम से जानते हैं। बोलो क्लियर है क्या, डन है? ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों क्या, कि जो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन है उसके संदर्भ में जो सही स्टेटमेंट है उनको आप क्या करो, बताओ। तो हम जानते हैं दोस्तों, जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के अंदर हुआ था, है ना, अर्थ पर दोस्तों जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो उसके लिए दोस्तों सब देश इकट्ठे हुए, कहाँ पर, तो एक देश पड़ता है ब्राजील, उसका एक शहर है रियो डी जेनेरियो, वहाँ पर इकट्ठे हुए और इसी को जानते हैं पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से 1992 में। तो ये वाला स्टेटमेंट है ना, सही है बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। अगला, इस सम्मेलन के दौरान एजेंडा 21 अपनाया गया, बिल्कुल सही। 21 एजेंडा वर्ल्ड के सामने रखे गए कि हमें इन 21 चीज़ों पर काम करना है और आने वाले टाइम में क्लाइमेट के ऊपर को अगर सही तरीके से हमने रखा तो हम लंबे समय तक पृथ्वी को बचा पाएंगे, वरना ऑब्वियस बात है विनाश नजदीक है। तो 21 एजेंडा को अपनाया गया था, ये भी एकदम सही है। इसमें सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य को लागू किया गया था, नहीं इसमें मिलेनियम वाला कोई लेना देना नहीं था। नए ग्रह पर जीवन की खोज के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय सहमति बने। क्या नए ग्रह की, हम तो हमारे खुद के ग्रह को बचाने की बात कर रहे थे कि जो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हो रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो देखने को मिल रहा है या जलवायु में जो परिवर्तन आ रहा है उसको कैसे सही करें, तो इसकी बात कर रहे हैं। नए ग्रह का क्या लेना देना बताओ। तो ये और ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट ये वाला सही और ये वाला सही है। तो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला, जल निकास प्रतिमान जिसमें सहायक नदियां लंबवत मिले वह क्या कहलाती है। अ ड्रेनेज पैटर्न वेयर अ रिवर इज जॉइंड बाय इट्स ट्रिब्यूटरीज अप्रॉक्सिमेटली एट राइट एंगल्स इज, क्या है, कहीं क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या कहना चाह रहा, मैं बताता हूं। देखो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखो नदियों के ना, नदी तंत्र के अलग अलग प्रकार अपन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, अपन नदी जो तंत्र होता है उसके कई प्रकार पढ़ते हैं, है ना। इंग्लिश में बोलो तो टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, टाइप्स ऑफ, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम, टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। अब इसमें अगर अपन बात करें टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम में तो क्या है कहानी, जरा इधर देखो। टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम में देखो कहानी देखो। टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम की दोस्तों अगर अपन बात करें तो आप समझो, जैसे दोस्तों ये कोई नदी जा रही है, ठीक है, ये कोई दोस्तों नदी जा रही है, जैसे ये समझो ये कोई नदी जा रही है, ठीक है, ये मेन नदी जा रही है, ठीक है, ये कोई एक नदी जा रही है, ये कोई आपके ये क्या जा रही है दोस्तों, ये कोई एक मेन नदी जा रही है, ठीक है, जाने दो इस नदी को। अब ये तो होगी दोस्तों मेन नदी, और इसमें छोटी छोटी नदियां आके मिल रही हैं। तो किसी मेन नदी में दूसरी नदी आके मिलती है तो वो क्या कहलाती है, आपकी ट्रिब्यूटरीज बोले तो सहायक नदियां कहलाती है। लेकिन नदी मिले तो कुछ इस तरीके से मिले, जैसे ये वाली नदी आके इसमें मिली तो ऐसा लग रहा ना जैसे राइट एंगल ट्रायंगल पर, है ना, कितने पर, राइट एंगल ट्रायंगल पर, ऐसा लग रहा है जैसे लगभग राइट एंगल ट्रायंगल पर आके मिल रही। यहां पर ये आके इसमें नदी मिली, ठीक है, यहां पर ये आके इसमें नदी मिली, ठीक है, यहां पर ये आके जैसे इसमें नदी मिली, तो लगभग ऐसा लग रहा है कि इस मुख्य नदी की जो सहायक नदियां हैं वो इस पे राइट एंगल ट्रायंगल पे आकर क्या होती मिलती है। कभी ऐसा देखने को मिलता है, या कभी कभी आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा जैसे जैसे ये आपकी मेन नदी हो, ठीक है, ये आपकी जैसे मेन नदी हो, ये मेन नदी होगी दोस्तों, और ये क्या होगी दोस्तों, ये होगी सहायक नदियां। ये 90 डिग्री से एंगल कम बन रहा हो, ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ की क्या हो दोस्तों, जड़ें हो, पेड़ की क्या हो दोस्तों, जड़ें हो, या नर्वस सिस्टम पर तो उसमें नर्व्स नहीं होती है, कुछ ऐसे हो। तो इस तरह अलग अलग दोस्तों क्या होता है, अलग अलग टाइप के ड्रेनेज सिस्टम होते हैं। अब दोस्तों वह ड्रेनेज सिस्टम जिसमें जो हमारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, वह ड्रेनेज सिस्टम, अब देखो अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अ ड्रेनेज पैटर्न जहां पर एक रिवर ज्वाइंट करती है उसकी मेन नदी से, कहां पर, राइट एंगल ट्रायंगल से। तो समझ में आया। तो बताओ ऐसी प्रणाली को क्या बोलते हैं दोस्तों, ऐसी प्रणाली को बोलते हैं ट्रेलिस। क्या बोलते हैं दोस्तों, ऐसी प्रणाली को बोलते हैं ट्रेलिस, हिंदी में बोलते हैं जालीनुमा। क्या बोलते हैं दोस्तों, हिंदी में बोलते हैं जालीनुमा। क्या बोलते हैं दोस्तों, जालीनुमा, जालीनुमा, है ना।
अपवाह तंत्र। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों, जालीनुमा अपवाह तंत्र, इंग्लिश में बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। तो ये वाला दोस्तों, ये वाला जो आपका, ये जो मैंने डायग्राम बनाया दोस्तों, ये वाला क्या कहलाता है दोस्तों, ये वाला पैटर्न क्या कहलाता है, ये वाला पैटर्न कहलाता है दोस्तों ट्रेलिस। क्या कहलाता है, ट्रेलिस ड्रेनेज सिस्टम, हिंदी में बोलते हैं जालीनुमा। कैसा नुमा, जालीनुमा। ठीक है, अपवाह तंत्र। तो जालीनुमा या ट्रेलिस अपवाह तंत्र वो तंत्र होता है जिसमें मुख्य नदी से सहायक नदियां लगभग ऐसा लगता है जैसे 90 डिग्री परपेंडिकुलर पर आकर क्या होती है दोस्तों, मिलती है, और जिसमें ऐसा लगता है जड़ों के समान, है ना, ऐसे जड़ों के समान बिखरी हुई है, 90 डिग्री से कम का एंगल बने, 90 डिग्री से क्या बने, कम का एंगल बने, और जैसे जड़नुमा ऐसे लगे। अगर ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता तो फिर हमारा उत्तर होता दोस्तों डेंड्राइटिक। क्या होता है, यहां पर 90 डिग्री ना देकर, अगर राइट एंगल ना देकर एक्यूट एंगल बोलता, एक्यूट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से कम, अगर यहां पर एक्यूट एंगल आता दोस्तों, तो फिर हम बोलते हैं ऐसे पैटर्न को क्या बोलते हैं, ऐसे पैटर्न को बोलते हैं डेंड्राइटिक। क्या बोलते हैं दोस्तों, ऐसे पैटर्न को बोलते हैं डेंड्राइटिक। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको बोलते हैं डेंड्राइटिक। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेंड्राइटिक पैटर्न, है ना, डेंड्राइटिक ड्रेनेज सिस्टम। क्लियर है क्या, डेंड्राइटिक ड्रेनेज सिस्टम। तो मैं उम्मीद करता हूं अब आपको 1% भी दिक्कत नहीं होगी इस वाले क्वेश्चन में। समझ गए ना, यहां 90 डिग्री पर आकर मिल रही है तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रेलिस। 90 डिग्री से कम का मामला होता है तो उसको क्या बोलते हैं, डेंड्राइटिक। और बाकी ये तो कुछ नहीं, रेडियल में तो कुछ नहीं होता है। रेडियल में ऐसा लगता है एक मुख्य कोई ऊंचाई वाले स्थान से, है ना, किसी ऊंचाई वाले स्थान से यहां से कोई मेन नदी जा रही है, ठीक है, यहां से कोई मेन नदी जा रही है, उसमें आके ऐसे नदी आपको मिल रही है, तो वो है। तो रेडियल तो कुछ नहीं, रेडियल में क्या होता है, एक ऊंचाई वाले स्थान से, जैसे अगर मैं बोलूं एक ऊंचाई वाले स्थान से यहां से एक नदी गई, यहां से भी एक नदी गई, यहां से भी एक नदी गई, यहां से भी एक नदी गई, तो ऊंचाई वाले स्थान से ऐसे खूब सारे ऐसे नदियां एक जगह से बिखरती है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेडियल। तो ये रेडियल हो गया। तो अब मैं उम्मीद करता हूं आज के बाद इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं करोगे। बोलो क्लियर है क्या, डन है, ओके। नेक्स्ट अगला देखो, अगला है हृदय की धड़कन की गति इनमें से किससे बढ़ती है, इनमें से किससे बढ़ती है अगर आपसे पूछा जाए। ठीक है, तो दोस्तों क्या होता है, अपन जब नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें नर्वस सिस्टम में जब अपन पढ़ते हैं उसका सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम वाला हिस्सा, कौन सा, सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम वाला जो अपन हिस्सा पढ़ते हैं, ठीक है, इस हिस्से से दोस्तों एक दो हार्मोन है जो रिलीज होते हैं, उसमें आपने नाम पढ़ा होगा एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन करके। एपिनेफ्रिन और जो सिंपेटिक आपका जब हम अपना तंत्रिका तंत्र पढ़ते हैं, नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं, उसका वो हिस्सा जिसको अपन जानते हैं सिंपेटिक नर्वस सिस्टम के नाम से, उससे इस हिस्से से दोस्तों कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं। उसमें से एक का नाम है एपिनेफ्रिन। क्या नाम है दोस्तों, एपिनेफ्रिन। एक का नाम है दोस्तों क्या, नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, नॉर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, तो ये वाले आपके हार्मोन्स वगैरह रिलीज होते हैं, और यही हार्मोन दोस्तों क्या करते हैं, हमारी ऐसे नोड की सहायता से, हृदय का एक अंग होता है उसको बोलते हैं ऐसे नोड। ठीक है, ये दोनों हार्मोन दोस्तों, ये दोनों हार्मोन हमारे हृदय का एक अंग होता है उसको बोलते हैं ऐसे नोड, और उसको काम करने में सक्षम बनाते हैं। और ऐसे नोड ही दोस्तों क्या करता है, हमारी हृदय गति को मेंटेन करता है, उसमें बढ़ाता और घटाता है, सारा काम करता है। तो हृदय का वो कौन सा अंग है दोस्तों, पेसमेकर। पेसमेकर खुद कहाँ होता है, ऐसे नोड में, और ऐसे नोड कंट्रोल होता है नर्वस सिस्टम के जिस हार्मोन से, उसका नाम है एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। और नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा क्या कहलाता है, तो वो एट द एंड है आपका सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम, और उसी में जो नर्व्स होती है वो कहलाती है सिम्फेटिक नर्व्स। तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर हो जाएगा हृदय की धड़कन की गति इनमें से कौन बढ़ाती है दोस्तों, तो अनुकंपी तंत्रिकाएं बोले तो सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम। अरे समझ आया ना, हमारा तंत्रिका तंत्र का, हमारा नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा जिसका नाम है सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम, इससे हार्मोन रिलीज होते हैं, कौन से, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। और ये हमारे हृदय का एक अंग होता है ऐसे नोड, इसको क्या करता है, इसको काम करने में सक्षम बनाते हैं। ठीक है, और ऐसे नोड का काम क्या होता है, तो ऐसे नोड के अंदर एक होता है पेसमेकर, जो हृदय की जो धड़कन है उसको कंट्रोल करना या उसको घटाना बढ़ाने के अंदर क्या करता है, अपना काम करता है। तो एट द एंड काम कहां से हो रहा है, सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम से, और उसके अंदर की तंत्रिका क्या कहलाएगी, सिम्फेटिक नर्व्स। तो उत्तर हो जाएगा इसका सिम्फेटिक नर्व्स। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, जल में प्रदूषकों के रूप में मौजूद लोहे और मैग्नीज को किसके द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, इनमें से किसके द्वारा नहीं हटा सकते हैं, जल में मौजूद प्रदूषकों के रूप में, पॉल्यूटेंट के रूप में कौन कौन है दोस्तों, एक लोहा है और एक मैग्नीज है ना। तो कौन सा वो मेथड है जिससे हम कभी भी आयरन या मैग्नीज के जो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स है, ठीक है, उन पार्टिकल्स को कभी भी पानी से हटा नहीं सकते हैं। तो अगर इसमें अगर अपन देखें दोस्तों आयन एक्सचेंज प्रोसेस, तो एक्सचेंज प्रोसेस में तो क्लोरीनेशन में तो अपन फिर भी पानी को साफ करने की कोशिश करते हैं ना, क्लोरीन वगैरह डाल के पानी को साफ करने की कोशिश करते हैं, फिल्ट्रेशन से साफ करते हैं, ठीक है। तो लेकिन आयन एक्सचेंज प्रोसेस में तो कोई लेना देना ही नहीं है दोस्तों। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आयन एक्सचेंज प्रोसेस। ठीक है, आयन विनिमय प्रक्रिया, उसमें आयन्स एक्सचेंज होते हैं। एक्सचेंज थोड़ी करने के इसको हटा के हमें कोई दूसरा मैग्नीज और आयरन के पार्टिकल्स को किसी दूसरे पार्टिकल से रिमूव करना, उसकी जगह दूसरे पार्टिकल्स को लाना, नहीं, हमें इसको हटाना ही है।
तो इस मेथड का तो कोई लेना देना नहीं है पानी से आयरन और मैग्नीज को हटाने में। नेक्स्ट अगला, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का दोस्तों एंटी पार्टिकल होता है आपका इसका जो आपका पार्टिकल होता है वो होता है दोस्तों पॉजिट्रॉन। क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल होता है वो क्या होता है दोस्तों? वो आपका होता है क्या? तो वो होता है आपका पॉजिट्रॉन। कुछ नहीं दोस्तों, क्या होता है, जितना इलेक्ट्रॉन के अंदर मास होता है, ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है या परिमाण होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड जितना होता है इसका, उतना ही एक ऐसा पार्टिकल है, उतना ही वो मास रखता है, उतना ही वो मैग्नीट्यूड रखता है, उतना ही वो परिमाण रखता है, उतना ही वो बाहर रखता है, ठीक है। और लेकिन बस फर्क इतना होता है कि उसमें चार्ज कैसा है दोस्तों? तो उसमें चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पॉजिट्रॉन। क्या बोलते हैं दोस्तों? पॉजिट्रॉन। देखो दोस्तों, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, इधर देखो, देखो अपन पढ़ते हैं मेनली न्यूक्लियस के अंदर, एटम के अंदर क्या होता है, बीचों बीच तो न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और क्या होता है, न्यूट्रॉन, और चारों तरफ घूमते रहते हैं। बताओ कौन घूमते रहते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रॉन। कौन घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो अपन जब भी एटम की बात करते हैं तो एटम में क्या होता है, तो एटम में आप बोलोगे सर, आप ऐसे मानो एक गुड़ है, क्या रखा हुआ है दोस्तों? गुड़। तो गुड़ क्या होता है दोस्तों? बीचों बीच ये गुड़ है, ये गुड़ है, ठीक है, तो ये गुड़ है, इसी को अपन बोलते हैं न्यूक्लियस। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और ये किससे मिलकर बनता है दोस्तों? ये मिलकर बनता है प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन पार्टिकल से। किससे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पार्टिकल से। अब इस गुड़ के चारों तरफ मक्खियां भिनभिना रही है, ठीक है, तो लेकिन वो मक्खियां एकदम डिसिप्लिन रास्ते में ऐसे भिनभिनाती है, ऐसे नहीं कहीं भी मुंह उठा के भिनभिनाए। तो ये पर्टिकुलर वो रास्ते हैं जिनके अंदर मक्खियां भिनभिनाएगी। अब वो मक्खियां नहीं, एक्चुअल में उनको मक्खियां नहीं बोलते हैं, उन पार्टिकल्स को अपन बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं? इन पार्टिकल्स को अपन बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं? इन पार्टिकल्स को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। बोलो क्या बोलते हैं इसको? इनको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन पार्टिकल हो गए, डन है। अब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो ये भी एक पार्टिकल है, तो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ इसका मास होगा। तो इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल होता है इसके अंदर भी कुछ ना कुछ क्या होगा दोस्तों? मास होगा, बिल्कुल होगा। इसके ऊपर भी कोई ना कोई क्या होगा दोस्तों? चार्ज होगा, बिल्कुल होगा, डन है। तो फिर वैज्ञानिकों ने एक ऐसे पार्टिकल की खोज की, एक ऐसे पार्टिकल की खोज की, एक ऐसे कण की खोज की जिसके अंदर देखा उतना ही मास है जितना इलेक्ट्रॉन के अंदर है, इतना ही चार्ज है जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन के अंदर है, लेकिन बस उस इलेक्ट्रॉन के विपरीत चार्ज है। चार्ज उतना ही लेकिन एकदम विपरीत चार्ज है। तो फिर हमने उसका नाम क्या रखा? तो बोला यार ये तो एकदम इलेक्ट्रॉन के कैसा बताओ? तो बोला ये तो एकदम इलेक्ट्रॉन के उल्टा है। तो फिर इसको बोला दोस्तों या तो एंटी इलेक्ट्रॉन बोल दो, या फिर इसको दोस्तों बोल दो, क्या बोल दो बताओ? पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे तो होता है नेगेटिव चार्ज और उस एंटी इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज प्लस ट्रॉन से क्या बन गया? पॉजिट्रॉन। तो मैं उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है आपका पॉजिट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखो, को बोल सकते सर इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल प्रोटॉन को क्यों नहीं बोला? अब सर जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन में होता है उतना चार्ज तो प्रोटॉन के अंदर भी होता है, बस इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव होता है और प्रोटॉन में पॉजिटिव होता है। हाँ, चार्ज में तो सेम है, लेकिन गड़बड़ कहाँ आ रही है? मास में। मास इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है, प्रोटॉन से थोड़ा क्या होता है? भारी होता है। तो पॉजिट्रॉन में उतना ही भार जितना इलेक्ट्रॉन में और उतना ही चार्ज जितना आपके इलेक्ट्रॉन में। इसीलिए सब कुछ सेम है, बस सिर्फ चार्ज का फर्क है। जबकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में चार्ज तो सेम है लेकिन वहां मास दोस्तों क्या है? अलग है दोनों का। जबकि पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में मास भी सेम और चार्ज भी सेम, बस नेचर फर्क है। नेचर ये है कि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव है वही, और ये इसके पास उतना ही चार्ज किसमें है? पॉजिटिव में, मतलब विपरीत ऑपोजिट नेचर का चार्ज है, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखो, इसमें अगला हमसे क्वेश्चन पूछा है कि इन्फ्लेशन का कारण क्या है, मुद्रास्फीति का कारण क्या है। दोस्तों मुद्रास्फीति का मतलब आम भाषा में अगर अपन बोले तो उसको अपन बोलते हैं महंगाई, ठीक है। आम भाषा में अगर आप समझना चाहो तो इसको बोलो, क्या बोलो? इसको बोलो महंगाई। तो अब इसका कारण क्या है दोस्तों? तो ऑब्वियस सी बात है, महंगाई का मतलब क्या है दोस्तों? तो ऑब्वियस सी बात है, महंगाई का मतलब क्या है कि लोगों के पास पैसा तो है लेकिन मार्केट में वस्तुएं क्या है? कम है। भाई महंगाई कब होगी? चीजें तो है मार्केट में, समझ रहे हो, लेकिन चीजें क्या दोस्तों? कम है और लोगों के पास पैसा है। तो ऑब्वियस बात है, अगर चीजें कम है तो ऑब्वियस सी बात है उत्पादक उसका क्या करेगा? कीमतें बढ़ाएगा, और कीमतें बढ़ाने को तो अपन क्या बोलते हैं? महंगाई। समझ में आई बात मैं कहना क्या चाह रहा हूं? भाई इन्फ्लेशन कब होती है? इन्फ्लेशन तब होती है जब मार्केट में गुड्स तो क्या हो दोस्तों? मार्केट्स में गुड्स का फ्लो क्या हो? कम। गुड्स मतलब यहाँ वस्तुएं कम है, और मार्केट में मनी का फ्लो क्या हो रहा है? ज्यादा। पैसा तो है लोगों के पास, मनी का फ्लो क्या हो रहा है? ज्यादा। तो बताओ जब कम वस्तुएं होंगी और मार्केट में पैसा है तो इन कम कीमतों की वस्तुएं, जो कम वस्तुएं की कीमतें क्या होगी? बढ़ेगी। और कम वस्तुओं की कीमतों का बढ़ना ही आम भाषा में उसको अपन बोलते हैं महंगाई, और इकोनॉमिक्स की दुनिया में इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो बात आई समझ में? तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? धन की आपूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में गिरावट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, समष्टि अर्थशास्त्र में किस मूल समस्या का अध्ययन किया जाता है? दोस्तों जैसे अपन बायो में पढ़ते हैं ना, बायो की दो ब्रांच है, कौन सी? आपकी बॉटनी और कौन सी? आपकी जूलॉजी।
अरे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? जूलॉजी में अपन किसकी स्टडी करते हैं? एनिमल्स की। ठीक है, बॉटनी में किसकी स्टडी करते हैं? प्लांट्स की। तो वैसे वैसे दोस्तों इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसकी भी दो ब्रांच है। इकोनॉमिक्स की कौन सी दो ब्रांच होती है दोस्तों? इकोनॉमिक्स की दो ब्रांच होती है, उसमें एक को अपन बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक को क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। हिंदी में बोले तो क्या? मैक्रो को हिंदी में बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो को हिंदी में बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। अब अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो माइक्रो का मतलब ही क्या होता है? छोटा, छोटे लेवल पर। तो इकोनॉमिक का कोई भी ऐसी इशू, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, कोई भी ऐसा कंटेंट, कोई भी ऐसी चीज जिसकी स्टडी एक इंडिविजुअल लेवल पर या छोटे लेवल पर की जाए, तो वो तो टॉपिक होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का। और कोई भी ऐसी चीज जिसकी स्टडी बड़े लेवल पर, है ना, नेशनल लेवल पर की जाए, वो आपका हिस्सा होगा मैक्रो, क्योंकि मैक्रो का मतलब क्या होता है? बड़ा। तो वो टॉपिक आएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। बस। अब हमसे पूछा इसमें से, है ना, हमसे हालांकि अब ये पूछा है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है, जो समष्टि अर्थशास्त्र होती है वाली, है ना, नेशनल लेवल पे जो जिन चीजों की स्टडी की जाती है, उसकी मूल समस्या क्या है। ये नहीं पूछा कि इसमें से कौन सा टॉपिक मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। टॉपिक तो सारे के सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के हैं। क्यों? क्योंकि जब आय की बात होती है तो पूरे नेशनल इनकम की बात होती है। तो नेशनल इनकम में तो इन चारों ऑप्शन में आय 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 है, तो है तो ये चारों के चारों टॉपिक समष्टि अर्थशास्त्र के। लेकिन हमसे पूछा है कि समष्टि अर्थशास्त्र की मेन समस्या क्या है। तो दोस्तों मेन समस्या क्या है? तो वो है आपका आय का दोस्तों क्या? उत्पादन। आय का क्या दोस्तों? आय का उत्पादन, प्रोडक्शन, मतलब इनकम जनरेट कैसे करें। ठीक है, तो इनकम जनरेट करना दोस्तों, है ना, ये सबसे मेजर क्या है दोस्तों? आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। बाकी है तो ये इनमें भी आय आय और हर जगह आय लिखा हुआ है, तो टॉपिक तो चारों के चारों ही आय से रिलेटेड, मतलब समष्टि अर्थशास्त्र के। लेकिन मेन समस्या के रूप में समष्टि अर्थशास्त्र का किसको देखा जाता है? तो वो है आय का उत्पादन। अगला, सर्वाधिक सशक्त पेशवा कौन थे इनमें से? तो जब आप मराठा वगैरह पढ़ते हो तो अपन पढ़ते हैं कि सबसे जो दोस्तों पावरफुल पेशवा के रूप में रहे हैं, तो वो रहे हैं दोस्तों कौन से? वो रहे हैं बाजीराव। पढ़ा ना हमने बाजीराव मस्तानी, तो बस वहीं से। तो बालाजी बाजीराव, उसमें भी कंफ्यूज नहीं होना। कौन से? बालाजी बाजीराव। बाजीराव भी उसको कंप्लीट आपको याद रखना। बालाजी बाजीराव दोस्तों सबसे सशक्त पेशवा के रूप में थे, जो उनको अपन जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो अपन उसमें देखते हैं। नेक्स्ट अगला देखो, अगला है द्विदलीय पद्धति कहां पाई जाती है? द्विदलीय पद्धति का मतलब टू पार्टी, मतलब सब एक ऐसा देश जहां पर दो ही पार्टियां मेजरली है, बाकी अदर पार्टियां नहीं है। जैसे इंडिया में क्या दो ही पार्टियां हैं क्या? कांग्रेस और बीजेपी? नहीं भाई, और भी अदर बहुत सारी पार्टियां हैं। नेशनल लेवल में देख लो आप, आम आदमी पार्टी हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, ये सब क्या है? नेशनल लेवल की पार्टियां ही तो हैं। अरे है ना, समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? तो बस। लेकिन हमसे पूछा है वो देश कौन सा जहां पर केवल टू पार्टी सिस्टम में पाया जाता है। तो ये तो आपको अभी से पता चल रहा है। अभी हाल ही में दोस्तों अमेरिका में चुनाव हुए और आपने देखा होगा अमेरिका के अंदर केवल दो ही पार्टी अपने को सुनने को मिलती है, एक है रिपब्लिकन पार्टी और एक है डेमोक्रेटिक पार्टी। एक है रिपब्लिकन पार्टी और एक है डेमोक्रेटिक पार्टी। तो द्विदलीय जो पद्धति वो कहां पर है? यूएसए के अंदर है। और अभी हाल ही में दोस्तों ये आपको याद रखना है, अभी हाल ही में अमेरिका के कौन से प्रेसिडेंट चुने गए हैं? तो अमेरिका के 47वें नंबर के प्रेसिडेंट चुने गए हैं। कौन? तो उनका नाम है दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप। बोलो क्या नाम है? डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, और ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं दोस्तों? ये है रिपब्लिकन पार्टी। कौन सी दोस्तों? रिपब्लिकन पार्टी। हर पार्टी का अपना अपना चुनाव चिन्ह होता है। जैसे अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह, अपनी मतलब यहाँ बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ का पंजा। वैसे वैसे हर पार्टी का अपना अपना चुनाव चिन्ह होता है। अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो इसका चुनाव चिन्ह याद रखना है हाथी। क्या चुनाव चिन्ह इसका? इसका चुनाव चिन्ह है हाथी। ठीक है, जबकि इससे पहले दोस्तों 46 नंबर के जो प्रेसिडेंट थे इससे पहले, तो वो थे दोस्तों आपके कौन? वो थे जो बाइडेन। कौन थे दोस्तों? जो बाइडेन। कौन थे दोस्तों? जो बाइडेन थे क्या? अभी तो अभी बोलूंगा तभी जो बाइडेन ही है। अभी डोनाल्ड ट्रंप तो अगले महीने जनवरी के अंदर शपथ लेंगे। आज की तारीख में बोले तो जो बाइडेन ही है। हाँ, लेकिन चुनाव हो चुके, अभी नवंबर में चुनाव हुए, रिजल्ट आ गया, तो अब जनवरी के अंदर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में क्या लेंगे? शपथ। अभी तक तो जनवरी तक से पहले अभी तो अपना आज तो 30 नवंबर है, मतलब एक जो आपका उस हिसाब से अगर अपन देखें तो अभी तो दिसंबर चल रहा है। ठीक है, तो दिसंबर के हिसाब से अगर अपन बात करें तो दिसंबर के हिसाब से अभी तक तो जो बाइडेन है, अगले साल जनवरी 2025 से अमेरिका के राष्ट्रपति हो जाएंगे आपके कौन? तो वो हो जाएंगे आपके डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, और इससे पहले 45वें नंबर पे भी कौन थे दोस्तों? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ये दूसरी बार राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। 46 जो बाइडेन थे, उससे पहले 45वें नंबर के अगेन कौन थे दोस्तों? डोनाल्ड ट्रंप। कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति थे। और याद रखना डोनाल्ड ट्रंप कौन सी पार्टी से? रिपब्लिकन पार्टी। जबकि जो बाइडेन कौन सी पार्टी से? क्योंकि अमेरिका में दो ही पार्टियां मेन, रिपब्लिकन पार्टी और उसके अलावा दूसरी पार्टी का नाम क्या है? डेमोक्रेटिक पार्टी। कौन सी? डेमोक्रेटिक पार्टी। तो अगर आपसे पूछा जाए ये जो बाइडेन कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो वो है आपके डेमोक्रेटिक पार्टी, और इनका चुनाव चिन्ह है दोस्तों गधा। अब ये जो है जो आपको याद रखना है। ठीक है, और अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन। ठीक है, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन हुआ करते थे। उन्हीं के नाम से शहर अपन पढ़ते हैं वॉशिंगटन डीसी, जो कि कैपिटल है किसकी? यूएसए, अमेरिका की कैपिटल है।
तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये छोटी मोटी नॉलेज आपको याद रहेगी। तो टू पार्टी सिस्टम कहां पाया जाता है दोस्तों? यूएसए के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट अगला देखो, अगला इनमें से विषम पद है ना, ऑड आइटम उसका पता लगाइए। वही रीजनिंग का नहीं क्वेश्चन टाइप होता है कि बाकी तीन तो एक जैसे हैं, एक इनमें से अलग है, तो उसको आपको हमको बताना कि वो कौन सा एक है जो अलग है। तो आओ देखते हैं इसके अंदर एक कौन सा अलग है। अभी अपन देखते हैं इसके अंदर। देखो दोस्तों, अगर अपन बात करें शेल, मार्बल, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, तो आप अब इसमें तो ऐसे तो कई सारे कॉन्सेप्ट बनते हैं। हालांकि इसके अंदर ऐसे कॉन्सेप्ट देखें तो कई सारे कॉन्सेप्ट बनते हैं। जैसे एक तो ये देख सकते हैं कि बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, जो आपका जो शेल है ना, ये सब के सब आपकी कहे तो एक तरीके से अवसादी चट्टाने हैं, है ना, सेडिमेंट्री रॉक्स है। जबकि संगमरमर देखें तो एक मेटामॉर्फिक रॉक्स है। बोले तो आपका क्या है, कह सकते हैं कि ये है आपकी कायांतरित चट्टान है। तो इस हिसाब से तो अपन मार्बल को भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों? इस हिसाब से अपन मार्बल को भी क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरे हिसाब से अगर अपन देखें तो केमिकल फॉर्मूला के हिसाब से अगर अपन देखें, ठीक है, तो फिर अपन इसके अंदर बलुआ पत्थर को भी अलग कर सकते हैं। लेकिन मेन प्रायोरिटी अपन ज्योग्राफी के हिसाब से क्वेश्चन पूछा है तो उस हिसाब से अपने को उसी को देनी पड़ेगी। वैसे नहीं कर सकते, क्योंकि देखो संगमरमर तो क्या है दोस्तों, अगर अपन देखें मार्बल क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। चूना पत्थर लाइमस्टोन भी क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। लेकिन ये दोनों ही कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है, तो दो हो गए ना अलग। बलुआ पत्थर भी अलग चीज, सैंडस्टोन, और स्टेली पत्थर भी अलग ही चीज है। तो ये दो अलग हो गए, इसमें बैठ नहीं रहा मामला यहीं से बैठ रहा है कि ये एक कायांतरित चट्टान है, बाकी अवसादी चट्टान है एक तरीके से। तो फिर उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा? संगमरमर बोले तो मार्बल। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा आपका मार्बल। डन। नेक्स्ट अगला देखो, इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो दोस्तों क्या होता है, हम जैसे सॉइल को है ना, मैं आपके सामने सॉइल के लिए दो टर्म लिख रहा हूं। सॉइल के लिए दो टर्म लिख रहा हूं दोस्तों। एक होती है जॉनल सॉइल, एक होती है अजॉनल सॉइल। दोस्तों जो अजॉनल होती है वो एक सीमित क्षेत्र में होती है, जबकि जॉनल होती है दोस्तों वो एक विशालकाय क्षेत्र में पाई जाती है। जॉनल जो सॉइल होती है वो एक विशालकाय क्षेत्र में पाई जाती है। एक दूसरा काफी पुरानी मिट्टी होती है, काफी समय देखा है उसने, उसमें कई सारे चेंज आए हैं, वो एक मैच्योर मिट्टी होती है। ठीक है। जबकि अजॉनल दोस्तों एक सीमित क्षेत्र में होती है, इतनी ज्यादा मैच्योर नहीं होती है, एक तरीके से नई टाइप की मिट्टी होती है। तो सबसे पहले ऑप्शन हमारे सामने खादर। इतना तो आपने जरूर पढ़ा होगा दोस्तों, नदियों के आसपास जो नदियां अपने साथ नई रेत लाके बिछाती है उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? खादर मिट्टी। तो याद रखना, जॉनल पहली बात तो खादर नई होती ही नहीं है, और खादर एक नई मिट्टी है। तो यही जोड़ा दोस्तों सही नहीं है। तो हमारा यही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। जॉनल सॉइल दोस्तों एक बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में पाई जाती है, मैच्योर होती है और थोड़ी पुरानी होती है। लाइक इसका उत्तर देखो तो ब्लैक सॉइल होगी, लेटेराइट सॉइल हो गई, है ना, काली मृदा होगी, लेटेराइट मृदा हो गई, या जो रेतीली मिट्टी होगी, डेजर्ट वाली सॉइल होगी, वो होगी, वो इसके एग्जांपल बन सकते हैं जॉनल सॉइल के। जबकि खादर नदियों के आसपास वाले इस इलाके में मिलेगी, हर जगह मिलेगी नहीं। नदियों के आसपास जो नई मिट्टी पाई जाती है वही खादर मिट्टी होती है। तो पहली बात तो नई होती है और ज्यादा ज्योग्राफिकल बड़े एरिया में होती नहीं है, तो फिर ये हो ही नहीं सकती जॉनल सॉइल। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, ये जोड़ा सही नहीं है। नेक्स्ट अगला, सामान्यतः टूटी हड्डियों को सेट करने के लिए जो हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं, पीओपी, तो उसका केमिकल नेम क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया, पीओपी। तो अपन जानते हैं दोस्तों पीओपी किससे बनता है दोस्तों? पीओपी बनता है जिप्सम से। किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। जिप्सम का जब डीस्टरलाइजेशन करते हैं, उससे पानी के मॉलिक्यूल को रिमूव करते हैं, तो जिप्सम का खुद का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? CaSO4.2H2O। पानी के दो अणु होते हैं, और CaSO4 क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट। बोलो क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट। और इसी को गर्म करके दोस्तों, इसी को गर्म करके और पानी के कुछ अणु रिमूव करके हम बनाते हैं दोस्तों, क्या बनाते हैं? पीओपी। तो पीओपी क्या होता है? पीओपी भी सेम वही है जो जिप्सम है, क्या है? कैल्शियम सल्फेट। बस पानी का 1.5 मॉलिक्यूल हटा दो तो पीछे कितना रह जाएगा? केवल आधा H2O, कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट। लेकिन है तो एट द एंड क्या है? पीओपी, कैल्शियम सल्फेट। तो हमारे सामने यही क्वेश्चन हमसे पूछा था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है दोस्तों? तो होता है कैल्शियम सल्फेट। क्या होता है दोस्तों? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है आपका कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट अगला देखो, जलीय विलीन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? तो जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कोई भी एक जलीय एक्वस सॉल्यूशन ले लिया अपन ने, ठीक है, उसमें देखना है, चेक करना उसका एसिडिटी लेवल। तो ऑब्वियस सी बात हो, किससे चेक करेंगे? पीएच मीटर से। भाई पीएच मीटर से पता चलेगा कि इसके अंदर इसकी पीएच वैल्यू कितनी है। अगर पीएच वैल्यू 7 से कम आई है एसिड है, 7 से ज्यादा है तो एसिड है नहीं, 7 से नजदीक है तो कम एसिड है, अगर 2, 3 या 1 की तरफ है मामला तो ज्यादा एसिड है। तो ऑब्वियस सी बात है एसिडिटी का पता हम किससे लगाएंगे दोस्तों? जलीय विलयन की पीएच मीटर से लगाएंगे। किससे लगाएंगे? पीएच मीटर। पीएच का मतलब समझते हो ना? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन।
पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, है ना, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और पीएच के बारे में बताया किसने था? सोरेनसन ने बताया था। पीएच के बारे में बताने वाला कौन बंदा था दोस्तों? तो उसका नाम था सोरेनसन। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, पौधे किस प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं, है ना, क्या पूछा है कि पौधे किस प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, क्या है? पॉलिनेशन। क्या होता है? भंवरे या कुछ इंसेक्ट, है ना, यहाँ के चीजों को, परागकणों को ले जाते हैं दूसरे के अंदर, क्या करते हैं? पेड़ के अंदर वहां ले जाते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक टाइप का। तो किसके माध्यम से दोस्तों? पौधे किस प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं? तो पॉलिनेशन से, परागकणों से। ठीक है, किससे? परागकणों से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर किसको? तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों, त्याग पत्र। क्वेश्चन कुल मिला के ये पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है वो अपना त्याग पत्र किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति को। सब सारा मामला राष्ट्रपति करता है, अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति, ये अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को सौंपते हैं, सब राष्ट्रपति को। अभी वर्तमान में कौन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश? अभी आपको पता है ना, वर्तमान में आज की तारीख में सर्वोच्च न्यायालय के 51 में, अभी हाल ही में भी नवंबर में बने हैं, अभी नवंबर में ही 51 में दोस्तों CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। कौन बने हैं दोस्तों? उनका नाम है संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना। ये कौन से मुख्य न्यायाधीश बने दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के? 51 में, 51 में बने। इससे पहले दोस्तों 50वें नंबर के कौन थे? तो वो थे आपके DY चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़ दोस्तों 50वें दोस्तों क्या थे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। और पहले कौन थे? भारत के पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? तो वो थे HJ कानिया। कौन थे दोस्तों? HJ कानिया सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। डन। और सर्वोच्च न्यायालय की खुद की स्थापना कब हुई थी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो वो हुई थी 28 जनवरी 1950। हमारा संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। उसके जस्ट 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की क्या हुई थी दोस्तों? स्थापना। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगें इनमें से किसमें नहीं चल सकती? क्या बेसिक सा घटिया सा क्वेश्चन पूछ लिया। आपको पता है ध्वनि तरंगों को आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अरे आप ऐसे समझो ना, मैं यहां पे खड़ा हूं, बीच में क्या है? खाई है, और थोड़ी दूर बार जमीन है, तो अब मैं क्या यहां से वहां चला जाऊंगा? नहीं भाई, मुझे यहां से वहां जाने के लिए बीच में कुछ ना कुछ चाहिए, कोई फट्टा हो, कोई सीढ़ी हो, मतलब मेरे को कोई माध्यम चाहिए आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अगर मैं पक्षी हूं तो क्या मेरे को यहां से वहां जाने के लिए कोई बीच में माध्यम की जरूरत है? नहीं, मैं तो अपने आप ही चले जाऊंगा वहां पर। सेम वही कहानी, ध्वनि एक ऐसी चीज है दोस्तों जिसको आगे बढ़ने के लिए बीच में कोई माध्यम चाहिए। समझ रहे हो? अगर मेरी आवाज सामने वाले बंदे तक जा रही है तो वो कैसे जा रही है? बोलो सर माध्यम क्या? बीच में हवा के कणों को, मेरी साउंड वेव्स हवा के कणों को पकड़कर क्या कर रही है? आगे बढ़ रही है। अगर यहाँ हवा के कण नहीं हो ना तो मेरी आवाज आगे वाले इंसान तक कभी जा ही ना पाए। तो ध्वनि कभी नहीं जा सकती अगर कोई ना कोई माध्यम ना हो। तो बताओ वो कौन सा माध्यम होता है जब बिल्कुल भी कुछ नहीं होता, वहां पर सब कुछ एब्सेंस, इवन वायु भी नहीं होती? तो उसी को तो अपन बोलते हैं दोस्तों क्या? उसी को अपन बोलते हैं निर्वात। निर्वात का मतलब ही क्या होता है? निर्वात 2 शब्दों से मिलकर बना, निर प्लस वात से। वात का मतलब क्या होता है? वायु। निर मतलब नहीं, मतलब वो जगह जहां पर वायु भी ना हो उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं निर्वात। तो दोस्तों जब वायु भी नहीं होगी तो फिर ध्वनि आगे बढ़ेगी कैसे? ध्वनि को तो आगे बढ़ने के लिए माध्यम चाहिए। तो बस, तो बताओ ध्वनि तरंगे किस में नहीं चल सकती है? निर्वात में नहीं चल सकती, वैक्यूम में कभी नहीं चल सकती। तो बताओ फिर चलेगी किस में? ऑब्वियस सी बात है, किस में चलेगी? बताओ सबसे ज्यादा कण किस में होते हैं? सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में? सॉलिड में। तो ऑब्वियस बात है, जहां जितनी ज्यादा सीढ़ियां मेरे को मिलेगी मैं उतना ही तेजी से जाऊंगा, जितना दूर दूर सीढ़ी रखी होगी मैं उतना ही स्लो चलूंगा। तो बताओ ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किसके अंदर होती है? सॉलिड के अंदर होती है। अगर हमसे ये पूछता कि साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा किस में होती है तो उत्तर बोलोगे सॉलिड में। और सॉलिड में अगर आपसे पूछता सबसे ज्यादा किस में होती है तो फिर उत्तर करते हैं एल्यूमिनियम। क्या करते हैं? एल्यूमिनियम। अगर पूछे साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा किसमें होती है तो साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा होती है किसके अंदर? तो साउंड की स्पीड है ना सबसे ज्यादा होती है दोस्तों, फास्टेस्ट होती है अगर आपसे पूछा जाए किसके अंदर, तो वो आप उत्तर बोलोगे सॉलिड के अंदर। और सॉलिड में भी अगर पूछे तो फिर फर्स्ट नंबर पे करोगे, क्या करोगे? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ऑप्शन में ना हो तो फिर कभी कर देना, क्या कर देना? स्टील। बट अगर एल्यूमिनियम ऑप्शन में हो तो साउंड की सबसे ज्यादा स्पीड करना किसमें? एल्यूमिनियम में करना। अगला क्वेश्चन, एक वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी, एक समाज सुधारक और एक नारीवादी सावित्रीबाई फुले भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया। सावित्रीबाई फुले का संबंध किससे दोस्तों? सावित्रीबाई फुले का संबंध था किससे? महाराष्ट्र से। किससे था? महाराष्ट्र से था। ठीक है, ये तो बेसिक सा फैक्चुअल क्वेश्चन है। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले आपने नाम सुना होगा, ये सब कहां से बिलोंग करते हैं? महाराष्ट्र से। अगला, विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? अगर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछ लिया। हम्पी के जो स्मारक है, हम्पी के, तो हम्पी कहाँ है दोस्तों? तो हम्पी है आपके कर्नाटक में। कहाँ पर है दोस्तों? हम्पी है कर्नाटक में। ठीक है, हम्पी के स्मारक भारत की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से एक भी है। इवन आप शायद 50 रुपए का जो नोट देखते हो उसके पीछे शायद हम्पी के स्मारक ही है। ठीक है,
तो हम्पी कहाँ है दोस्तों? हम्पी आपके कर्नाटक में। नेक्स्ट अगला देखो, अगला है अक्टूबर 2024 में किस वित्तीय संस्थान ने उदय नामक एक नया उत्पाद लॉन्च किया है जो संपत्ति पर लघु टिकट है ना ऋण जो उसकी पेशकश करता है? तो क्या नाम है फुल फॉर्म के रूप में अगर बोले तो STLAP। STLP मतलब स्मॉल टिकट लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो हमसे पूछा वो संस्थान है कौन सा जिसने एक नया उत्पाद लॉन्च किया है, ठीक है, STLAP के नाम से, और इसका मतलब क्या, फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल टिकट लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा दोस्तों? तो ये दोस्तों अभी हाल ही में जो जिसने लॉन्च किया है उस संस्थान का नाम है अर्का फाइन कैप लिमिटेड। किसने किया दोस्तों? ये किया अभी हाल ही में, ये तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन अभी का है, किसने किया दोस्तों? अर्का फाइन कैप लिमिटेड ने दोस्तों ये इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट अगला, भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 साल की अवधि के लिए किस बैंक के MD और CEO के रूप में पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता की नियुक्ति की है? ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये भी हाल ही में बंधन बैंक, किसने? बंधन बैंक ने दोस्तों। तो ये भी एक याद रखना बस। तो प्रतिम सेन गुप्ता का संबंध किससे है दोस्तों? बंधन बैंक से। फैक्चुअल क्वेश्चन, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा। अगला है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल, तो ये भारत का महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र है ना, CPSE बन गया है। तो ये कौन से नंबर का अगर आपसे पूछा जाए अभी बना हाल ही में? हाल ही में तो आपको बता दो ये भारत की हाल ही में 14वीं महारत्न कंपनी बन गई है। इससे पहले 13 तो थी ही, ये भारत की हाल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत में हाल ही में क्या बनी दोस्तों? 14th नंबर की महारत्न कंपनी बन गई। अब भारत में वर्तमान में भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या बढ़कर कितनी होगी? 14 होगी। उसमें सबसे लेटेस्ट कौन है दोस्तों? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। एरोनॉटिक्स मतलब समझते हो ना, एरो का मतलब क्या होता है? हवा। तो दोस्तों हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज वगैरह ये सब बनाने का काम करती है आपकी ये कंपनी, कौन सी? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट अगला, WTA वुहान ओपन 1000 टेनिस टूर्नामेंट का पहला एकल खिताब किसने जीता है? ठीक है, तो इसका दोस्तों जो हाल ही में जो ये आपका टेनिस टूर्नामेंट है, इसका जो हाल ही में भी जो खिताब आपके जीता है तो वो आपका इसमें इराना खोमचानी ये है नहीं, जेंग क्विनवेन नहीं, ये भी नहीं है, ये है दोस्तों आरेना सबालेंका। बिल्कुल, कौन है दोस्तों? ये है आरेना सबालेंका। तो अभी हाल ही में WTA वुहान ओपन 1000 टेनिस का टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब किसने जीता है? एकल खिताब समझते हो ना, इधर से भी एक महिला, सामने से भी एक महिला। एकल पुरुष मतलब इधर से भी एक पुरुष, सामने से एक पुरुष खेल रहा है। और डबल का मतलब सामने इधर भी 2 पुरुष, सामने भी 2 पुरुष। डबल महिला मतलब इधर भी 2 महिला, सामने भी 2 महिला। और युगल या इंग्लिश बोलते हैं मिक्स्ड, तो मिक्स तो हमेशा डबल में 2 जनों से खेला जाएगा। तो इधर भी एक पुरुष एक महिला, सामने भी एक पुरुष एक महिला। तो अभी हमसे तो केवल एकल महिला वाला पूछा था। WTA वुहान ओपन का किसने जीता दोस्तों? तो आर्यना सबालेंका ने ये टूर्नामेंट जीता है आपका। ठीक है, आज की इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन ये है कि मणिपुर की पहाड़ियों में रहने वाले स्वदेशी समुदाय और घाटी के लोगों के बीच एक सौहार्दपूर्ण बंधन को मजबूत करने का त्योहार मेरा हो चोंगबा महोत्सव 2024 किस शहर में मनाया गया? तो ऑब्वियसली बात है मणिपुर की कैपिटल में ये त्योहार मनाया गया। और मणिपुर की कैपिटल है दोस्तों क्या? मणिपुर की कैपिटल है आपकी इम्फॉल। क्या है? इम्फॉल। इम्फॉल के अंदर दोस्तों ये त्योहार मनाया गया। तो इसी के साथ दोस्तों आज का मॉक टेस्ट अपन कंप्लीट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक एक सॉल्यूशन मैंने अच्छे से कोशिश की कि आपको समझा पाऊँ। जो एक्सप्लेन करने लायक पॉइंट थे वो मैंने एक्सप्लेन करके बताया। जहाँ डायरेक्ट फैक्ट था, सीधा सीधा था, वो मैंने आपको डायरेक्ट फैक्ट बता दिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आए, फ्यूचर में आपके गलत ना हो, अच्छे से आप पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन में। थैंक यू।